नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 6 प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 3 वीडियो में हमने आपदा से आशय और उसके प्रकार, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सूखा आपदा और बाढ़ आपदा की चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भूकंप आपदा की। भूकंप क्यों आता है, भूकंप की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं और इस भूकंप के विनाशकारी दुष्प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। भूकंप एक ऐसा शब्द जो हमारे जहन में आते ही हमारी रूह कांप जाती है। कांपे भी क्यों नहीं, भूकंप जब आता है तो पूरी धरती कांप जाती है। दरअसल धरती का कांपना ही भूकंप है। भूकंप एक ऐसा संकट जो अचानक प्रभावित करता है। भूकंप किसी भी वक्त अचानक बिना किसी चेतावनी के आ जाता है। भूकंप एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा हमारी धरती के भूपटल में हलचल पैदा होती है। धरती कंपन करती है। ये कंपन तरंग के रूप में होता है। जैसे जैसे ये तरंगें केंद्र से दूर जाती हैं, उनकी शक्ति और तीव्रता का ह्रास होता है। इन तरंगों की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। भूकंप का प्रभाव 2 रूपों में होता है। पहला प्रभाव उत्पत्ति केंद्र के चारों तरफ तरंगों द्वारा प्रसारित होता है। ये क्षैतिज प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव धरातली भागों में ऊपर तथा नीचे की तरफ लंबवत रूप में होता है। भूकंप का यह रूप अत्यंत विनाशकारी होता है। जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। धरातल पर सर्वप्रथम भूकंप की लहरों और हलचलों का अनुभव यहीं से होता है। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भूकंप आता ही क्यों है, क्या कारण है कि भूकंप आता है, आखिर ज़मीन के अंदर क्या हलचल होती होगी जिससे भूकंप आता है। अब भूकंप की बात हो रही है तो पृथ्वी की संरचना की बात तो हम करेंगे ही। शायद आप जानते होंगे कि पृथ्वी कई लेयर से मिलकर बनी है। जैसे प्याज कई लेयर से मिलकर बना होता है। यह है इनर कोर, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग। ये सबसे कठोर भाग होता है और सबसे गर्म भाग होता है। इसके ऊपर होता है ये आउटर कोर। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ये है मेंटल की लेयर और इसके ऊपर होती है क्रस्ट की लेयर, जहां हम रहते हैं। यहाँ हमारी पूरी दुनिया बसती है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि भूकंप का कारण जानने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट के रगड़ खाने से अथवा आपस में टकराने से भूकंप आता है। तो हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि प्लेट्स आपस में रगड़ कैसे खाते हैं या आपस में टकराते कैसे हैं। दरअसल ये शुरू होता है पृथ्वी के कोर से, जहाँ से बेहद गर्म पिघली हुई चट्टानों के लावा ऊपर उठते हुए मेंटल की लेयर तक पहुँच जाते हैं और फिर पृथ्वी की क्रस्ट की निचली सतह से टकराते हुए ठंडा होकर पृथ्वी की कोर की तरफ अंदर की ओर गिरने लगते हैं। लगातार ये लावे ऊपर उठते रहते हैं और ठंडे होकर नीचे गिरते रहते हैं और भारी चट्टान अंदर
सिंक होती रहती हैं और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और यही कारण है कि मेंटल की लेयर निरंतर फ्लो करती रहती है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मेंटल की लेयर लगातार फ्लो करती रहती है, यानी मूवमेंट में रहती है और मेंटल की लेयर के ऊपर ही होती है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट यानी ज़मीन, और मेंटल की लेयर के मूवमेंट के कारण ही टेक्टोनिक प्लेट्स तैरते हुए लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। आपको ये बात पता होगी कि पृथ्वी पर स्थित सभी प्लेट्स मूवमेंट करते रहते हैं, अर्थात ये प्लेटें एक स्थान से दूसरी जगह पर तैरती रहती हैं। गर्म लावा के ऊपर उठकर फिर ठंडा होकर कोर की तरफ जाने वाले साइकिल को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गर्म लावा ऊपर उठते हैं, क्रस्ट से टकराते हैं और फिर ठंडे होकर नीचे वापस गिरते हैं, और इसी कन्वेक्शन करंट के कारण ही पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स रगड़ खाते हैं और भूकंप आते हैं। यानी जब दो प्लेट्स आपस में रगड़ खाते हैं या टकराते हैं तो उस रगड़ या टकराव से जो वाइब्रेशन होता है उसी को हम भूकंप के नाम से जानते हैं, और इसका कारण है कन्वेक्शन करंट। ऐसा नहीं है कि कन्वेक्शन करंट के कारण दो प्लेटें आपस में टकराते ही हैं, बल्कि इसके कारण दो प्लेटें एक दूसरे से दूर भी जाती हैं। आपको मालूम है कि पृथ्वी गोल है। जब दो प्लेटें आपस में पास पास आ रही हैं या टकरा रही हैं तो निश्चित रूप से वो किसी दूसरी प्लेट से दूर भी जा रही होंगी। जैसे अफ्रीकन प्लेट से एक नया प्लेट सोमाली प्लेट धीरे धीरे अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अफ्रीका से अलग हो रहा है, यानी अफ्रीका लाखों साल बाद टूटकर दो महाद्वीपों में बट जाएगा। दो प्लेट्स के बीच में वो जगह जहाँ से भूकंप की तरंगें उठती हैं उसी को भूकंप का केंद्र कहते हैं। इसके अलावा मानवीय गतिविधियाँ भी भूकंप को प्रेरित करती हैं। गहरे कुओं से तेल निकालना, गहरे कुओं में अपशिष्ट पदार्थ भरना या कोई तरल भरना अथवा निकालना, जल की विशाल मात्रा को रखने वाले विशाल बांधों का निर्माण करना, नाभिकीय विस्फोट जैसी विनाशकारी घटना के समान गतिविधियां मानव प्रेरित भूकंप का कारण हो सकती हैं। भूकंप की इन तरंगों को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है। रिक्टर स्केल पैमाने को सन 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से खोजा था। आइए अब हम बात करेंगे हमारे देश में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में। हमारे देश में भूकंप के वितरण और प्रभाव के आधार पर भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे देश को 5 अलग अलग कलर के द्वारा दर्शाया गया है। इनमें सबसे पहला है अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र। देश में सबसे खतरा प्रभावित क्षेत्र है हिमालय। इस क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत शामिल है। इसके अतिरिक्त कच्छ एवं कोंकण तट भी अधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र हैं। दूसरा है अधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे ये अलग कलर में दर्शाया गया है। तीसरा है मध्य प्रभावित क्षेत्र, इसको कुछ हल्के रंग में दर्शाया गया है जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे। और इसके बाद है निम्न खतरा प्रभावित क्षेत्र, यानी कि इन क्षेत्रों में सबसे कम भूकंप आते हैं और सबसे अंत में है सामान्य, अर्थात यहाँ पर सामान्य स्थिति रहती है। मध्य भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ सामान्यतः कम प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। देश के अन्य भाग मध्यम खतरनाक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भूकंप का सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव। भूकंप से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। यदि ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाले
क्षेत्र में आता है तो जान माल की भारी क्षति होती है। संचार और यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं, देश को भौतिक क्षति होती है, मनुष्य और जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, जन स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जल आपूर्ति प्रभावित होती है, परिवहन नेटवर्क में बाधा उत्पन्न होती है, बिजली और संचार सेवा में रुकावट आ जाती है अर्थात उनमें व्यवधान उत्पन्न होता है, उद्योग और विकास कार्य को बाधा पहुंचती है अर्थात जो संसाधन हमारे देश के विकास में लगे होते हैं उनको हमें राहत और बचाव कार्य में लगाना होते हैं और इस कारण से देश का विकास अवरुद्ध होता है। रास्ते अवरुद्ध होने से लोगों की मदद करने में भी रुकावटें आती हैं, क्योंकि जब भूकंप आता है तो सड़क और रेल पटरियों को भी नुकसान होता है। अब हम बात करेंगे भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने के उपायों के बारे में। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान का डिजाइन व वास्तुकला इंजीनियरिंग की सहयोग से तय होना चाहिए, अर्थात जहां पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है वहां पर भूकंप रोधी मकान तैयार करने के लिए इंजीनियरों से और मकान के डिजाइन बनाने वालों से संपर्क करना चाहिए और इस तरह से डिजाइन तय करनी चाहिए जिससे कि भूकंप में कम से कम नुकसान हो। भवन निर्माण से पहले मिट्टी की किस्म का विश्लेषण करना उपयुक्त होता है, अर्थात मिट्टी की जांच करवाई जानी चाहिए। नरम मिट्टी के ऊपर मकान नहीं बनाना चाहिए। कमजोर मिट्टी पर निर्माण कार्य करने के लिए भवन डिजाइन में सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए, अर्थात जहां पर मिट्टी सख्त नहीं है, कमजोर है, ठोस नहीं है, वहां पर मकान बनाने से पहले वहां पर कुछ जरूरी सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए और इसके लिए विशेषज्ञों से सलाह भी लेनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित निर्माण कार्य के लिए भवन संहिताएं और मार्गदर्शन निर्देश प्रकाशित किए हैं। भवन का निर्माण करने से पूर्व नगर पालिका निर्धारित उपनियमों के अनुसार नक्शों की जांच करती है। कोई भी भवन बनाते समय हमें नगर पालिका में या ग्राम पंचायत में आवेदन देना होता है और नगर पालिकाएं या संबंधित निकाय जो मार्गदर्शी नियम होते हैं उनके अनुसार ही नक्शे को पास करते हैं और मकान बनाने की अनुमति प्रदान करते हैं। वर्तमान मौजूदा भवनों जैसे अस्पताल, विद्यालय, दमकल केंद्र जिनके निर्माण में भूकंप संबंधी सुरक्षा उपाय न अपनाए गए हों तो उनमें समयानुकूल नई तकनीक का अनुप्रयोग किया जाना चाहिए। वास्तुकारों, बिल्डरों, ठेकेदारों, डिजाइनरों, पैसा लगाने वालों तथा सरकारी अधिकारियों, मकान मालिकों के लिए संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता विकसित की जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भूकंप के बारे में ज्ञान हो गया होगा। चूँकि भूकंप एक ऐसी घटना है जिसकी ना तो पहले से कोई चेतावनी दी जा सकती है और ना ही पहले से कोई भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, लेकिन देश को 5 भागों में विभाजित किया जाकर ये बता दिया गया है कि किन किन स्थानों पर भूकंप ज़्यादा आ सकते हैं और किन स्थानों पर भूकंप कम आते हैं। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके दुष्परिणाम से बचने के उपाय किए जा सकते हैं जिनके बारे में हमने इस अध्याय में चर्चा की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।